हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड हब। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। एसबीआई की ओर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एसबीआई क्लर्क के बारे में बताया गया। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि इसमें लैंग्वेज टेस्ट क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। और एक चीज और बता दूं कि टेस्ट सीरीज के लिए आने वाले दिनों में आपको एसबीआई क्लर्क के प्रॉपर सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस मॉक को विजिट करते रहें। पीओ के टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं अभी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो किस तरीके से हैं। देखो, क्लर्क में स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट होता है, स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। जितने भी स्टेट हैं सब में अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे, आपको हर एक स्टेट की वैकेंसी पता चल जाएगी और आप किसी भी एक स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। अभी अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल में 3674 जनरल की वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 853 है। अगर इस तरीके से आप टोटल देखोगे तो ये है 8653 वैकेंसी यहां पर निकल कर आई हैं। लेकिन इसमें जितने भी भारत के स्टेट हैं ये उनमें टोटल मिलाकर है। तो आपके स्टेट में आप लोग जब नोटिफिकेशन देखोगे आपको ये चीज क्लियर कट पता चल जाएगी। ओके, अब यहां पर दूसरी चीज मैं बता दूं कि एग्जाम कब होने वाला है। आप लोग जो फॉर्म भरोगे 12 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, ठीक है, ये फॉर्म भर पाओगे और इसी दौरान आपको पेमेंट भी करना है। सारे प्रोसीजर यहां पर करने हैं। जो प्री का एग्जाम है इसकी अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है, लेकिन टेंटेटिव डेट क्या है, मंथ ऑफ जून 2019, मतलब कि जून 2019 में इसका एग्जाम कभी भी हो सकता है। और जो मेंस एग्जाम की डेट है, क्योंकि यहां पर 2 ही एग्जाम होंगे, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। मेंस में जो नंबर आएंगे वही फाइनल सिलेक्शन के लिए जोड़े जाएंगे। तो जो मेंस का एग्जाम है ये टेंटेटिव डेट यहां पर दी गई है 10/8/2019, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना कि ये हमारी डेट्स हैं। आगे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि प्री और जो डेट है वो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दी, तो आप लोग इसको यहां पर अप्लाई इस डेट में कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई परसेंटेज का बाउंडेशन यहां पर नहीं है। मतलब ग्रेजुएशन सिंपल किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। तो जिनके पास ग्रेजुएशन है वो लोग अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन। और जो अपीयरिंग है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो, सीधी सी ये बात है कि अगर आपका स्कोर कार्ड या आपका रिजल्ट है 31/8/2019 तारीख तक अगर आउट हो जाता है आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, मतलब जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप अपीयरिंग हो, आपको लग रहा है कि 31/8/2019 तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ऑफिशियली जो वेबसाइट होगी यूनिवर्सिटी की वहां पर घोषित कर दिया जाएगा, तब आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस तारीख के बाद आपका रिजल्ट आता है तो ये मान्य नहीं होगा। यही चीज यहां पर कही है कि जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो अपने ग्रेजुएशन में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर, ये लिखा है ना, 31/8/2019 से पहले या इस डेट तक दिखाना पड़ेगा। तो बहुत ही क्लियर है कि केवल ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी हर एक बंदा अप्लाई कर सकता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है परसेंटेज का। 31/8/2019 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो जो अपीयरिंग है वो भी यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये डाउट क्लियर हो गया। अब आ जाओ एज के ऊपर। तो एज में इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल, ठीक है, 2019 को ये काउंट कर रहे हैं और मिनिमम जो है वो 20 साल है यहाँ पर और मैक्सिमम जो है 28 साल है, ठीक है। कैसे काउंट करना है, इसमें लिखा है ना कि 1 अप्रैल 2019 को आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। मतलब ये कहा जाए कि जो भी कैंडिडेट मस्ट हैव बीन वर नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1991, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एंड नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 1999, ठीक है। तो ये दोनों डेट के हिसाब से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है और आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपकी आज की डेट में जो 1 अप्रैल 2019 को कैलकुलेट हो रही है तो कितनी एज आ रही है, ठीक है। और बाकी रिलैक्सेशन है, SC ST 5 साल, अदर कास्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ वहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर केवल ध्यान से समझना, पहले प्री का एग्जाम, फिर आपका मेंस का एग्जाम, इसके बाद में 2 जो ये टोटल मिलाकर कुल 2 आपके ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। प्री केवल क्वालिफाइंग है
इसके बाद आप लोग मेंस में जो नंबर लेकर आओगे इसके हिसाब से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगा, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपके मेंस के मार्क्स और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका होता है, ओके। अब हम आ जाते हैं किस टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपका प्री का एग्जाम है, आप लोग देख लें जो फेज 1 होगा इसमें 3 टॉपिक 1, 2, 3, पहले इंग्लिश, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। 30 नंबर 35 के आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होता है। मार्क्स हैं 30 नंबर का ये है, 35 के ये, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और सबके लिए अलग अलग टाइम, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सबके लिए 20-20 मिनट प्री में दिए जाते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन को बनाया, अटेम्प्ट किया और अगर वो क्वेश्चन ठीक है तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने गलत किया तो 0.25 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, माइनस में नंबर आपके काटे जाएंगे, ओके। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपके ये 3 सेक्शन होंगे इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में इतने नंबर फिक्स लाने पड़ेंगे तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इनमें जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कुछ भी नहीं है, लिखा है ना कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट एज वेल एज फॉर एग्रीगेट ओवरऑल आर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ओवरऑल की भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इसमें है एक आपकी मेरिट तैयार की जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हाईएस्ट मार्क्स वाला कैंडिडेट है वो ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से इनको बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो यहां पर लिखा है ना कि लगभग 10 गुना 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, जो वैकेंसीज आपके स्टेट में होंगी, तो प्री में जो लोग होंगे उनको 10 गुना वैकेंसीज के हिसाब से, मतलब लोगों का 10 टाइम जो है मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है, जिस हिसाब से वैकेंसीज वहां पर है, ओके। जैसे अगर सपोज कर लो कि 100 वैकेंसी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पर 100 × 10 1000 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है मेंस के लिए। और क्या कहा गया है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी will be shortlisted for the mains examination from the list of all the candidate arranged descending order of aggregate marks scored। जिनके टोटल जो यहाँ पर टोटल निकल कर आएगा इसके हिसाब से जो आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स जो है ये होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, सबसे पहले आप मेंस का भी देख लो। यहाँ पर मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। एक आपका जनरल फाइनेंशियल वाला हो गया मॉड्यूल, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट का टाइम, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 35 मिनट का टाइम, और क्वांट के भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है। 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के रहेंगे ये, और जो टाइम है वो सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे पहले जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 35, और क्वांट और रीजनिंग के लिए 45 मिनट। तो टोटल मिलाकर जो समय आपका हो जाता है 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। मेंस में भी 1/4 नंबर आपका काटा जाएगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, सही करोगे तो +1 मिलेगा और गलत करोगे तो 0.25, ठीक है, ये आपका डिडक्ट होगा। अब यहाँ पर एक चीज आप ये देख लेना, इसमें लिखा है ना कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन द एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सेक्शनल वाला है ना, ये कोई सिस्टम नहीं है, जो मिनिमम है, ठीक है। इसमें लिखा है ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल मिलाकर वो आपका बैंक डिसाइड करेगा। और एक बात और लिखिए कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से कोई मार्क्स नहीं है। जैसे पहले होता है ना कि रीजनिंग में लगभग 3, जैसे मैं रीजनिंग में को 30 नंबर का पेपर है तो 12 नंबर कट ऑफ गई है, मैथ्स में 8 नंबर गई है, इंग्लिश में 4.5 गई है। ऐसा कोई सीन नहीं है, सीधी सी बात है कि टोटल जो नंबर आप लेकर आओगे वो कट ऑफ के तौर पर बैंक डिसाइड करेगा, बाकी सेक्शनल किसी में नहीं है, ये चीज यहां पर कह दिया गया। फिर मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट, तो उनको प्लेस करा जाएगा, ठीक है। ये चीज यहां पर कही गई है। लैंग्वेज टेस्ट, बहुत ही ध्यान से देखना कि लैंग्वेज टेस्ट होता क्या है। देखो ऐसा है कि जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो पहले ही पेज नंबर 1 पे यहाँ पर साइड में उन्होंने लैंग्वेज दे रखी है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे वहां पर 1, 2, 3 कॉमा लगाकर लैंग्वेज दे दी गई है, ठीक है। तो वो तो स्टेट वाइज लैंग्वेज के बारे में उन्होंने डिफाइन कर रखा है। एक चीज आप यहाँ पर ये देखना कि जो आपका जो लैंग्वेज है वो कैसे डिसाइड करोगे कि आप इसके लिए अपीयर करोगे, क्या है। देखो, दोज हु क्वालिफाई फॉर selection and produce 10th and 12th standard mark sheets certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be subjected to any language test। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्री का एग्जाम दिया, मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर बात आएगी लैंग्वेज टेस्ट की। अगर आपने 10th में या फिर 12th में अगर वो लैंग्वेज पढ़ी है, उसका आपने एविडेंस दिया, ठीक है, अपनी मार्कशीट प्रूफ के तौर पर, तो कोई भी लैंग्वेज टेस्ट आपका नहीं होगा। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, और स्पीकिंग, तो ये चीज है। तो यहां पर इन्होंने ये मेंशन कर रखा है
तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर वो 10th और 12th का आप उसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, मार्कशीट दिखाई और उसमें आता है कि उसने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसको यहाँ पर जो रीड राइट और स्पीकिंग जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसकी जरूरत नहीं होने वाली। ओके, फिर कहा गया है कि इन केस ऑफ अदर्स, ठीक है, जो क्वालिफाई कर जाएंगे सिलेक्शन के लिए और स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन बट बिफोर ज्वाइनिंग से पहले, प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग से पहले उनका ये वाला होगा। ठीक है, इसमें लिखा है कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वुड बी डिसक्वालिफाइड। तो ध्यान रखना यहां पर कहा गया है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं होगे, नहीं कर पाओगे तो डिसक्वालिफाइड आप हो जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। लोकल लैंग्वेज के ऊपर मैं एक चीज आपको और क्लेरिफिकेशन दूंगा, आपके जो भी डाउट हो आप जरूर पूछना, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रखा है एसबीआई क्लर्क में अभी फ्रेश रिक्रूटमेंट में, उनके बारे में हम बात करेंगे। 2018 में जिनकी ज्वाइनिंग, 2019 में जिनको ज्वाइन मिला है, ठीक है, उनकी बात भी हम करेंगे यहाँ पर। तो ये ध्यान आप रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर नीचे यहाँ पर पूछें। पे स्केल में आपको बता दूं कि यहाँ पर पे स्केल बताया गया है। एमोलमेंट्स में लिखा है कि टोटल स्टार्टिंग जो है क्लरिकल कैडर के लिए वो कितना है, 25,000 नियर अबाउट मंथ जो है ये मुंबई में दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद में मैं आपको एक पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बता दूंगा सैलरी स्लिप के साथ में कि अभी जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है 2019 मार्च में कितनी सैलरी आई है, इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। तो ये जो किताबी चीज़ें जो लिखी होती हैं इनसे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि आपको इन हैंड कितना मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इसकी टेंशन मत लो, इस चैनल पर मैं एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। एक बात कही है प्रोबेशन पीरियड में कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे विल बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस रेगुलेशंस ऑफ द बैंक। ठीक है, फिर कहा गया है कि न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट जो है क्लर्क हैं उनका प्रोबेशन है मिनिमम 6 मंथ का। न्यूली रिक्रूटेड जूनियर एसोसिएट विल बी रिक्रूटेड टू कंप्लीट ई लेसन्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक ड्यूरिंग द प्रोबेशन। ठीक है, ये ई लेसन्स आपको मिलेंगे, उसको आपको अपने हिसाब से जो है करना है। ठीक है, फिर कहा गया है कि फॉर गेटिंग कंफर्म्ड बाय द बैंक फेलिंग विच देयर प्रोविजन विल बी एक्सटेंडेड टिल कंप्लीशन ऑफ द सेम। अगर फेल हो जाते हो प्रोविजन में तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा से वही चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अगर आप फेल कर जाते हैं तो नेक्स्ट जो प्रोविजन पीरियड है वो आपका बढ़ा दिया जाएगा, अंतराल आपका बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना कि अच्छी तैयारी के साथ जाओ ताकि आपका एक बार में ब्रांच ज्वाइनिंग आपको मिल जाए। अब अभी भी कोई डाउट हो तो आप जरूर नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें ताकि मैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस कर पाऊँ। अब आ जाते हैं थोड़े से टेस्ट पेपर्स के ऊपर। तो क्लर्क के टेस्ट पेपर बहुत जल्दी practicemock.com पर आ जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। मैं आपको सभी को बता दूं कि पीओ के पेपर्स अवेलेबल हैं, आप लोग जाएं और फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। और एसबीआई अभी हम ऑलरेडी आ चुका है प्रैक्टिस मॉक की ओर से, क्लर्क का बहुत जल्द होगा, आपके पास आ जाएगा प्रॉपरली, हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। यहां पर आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको क्लरिकल के भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर दूंगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे।